कक्षा 12वीं आरोह भाग 2। आज हम पढ़ेंगे उमा शंकर जोशी द्वारा रचित कविता बगलों के पंख और छोटा मेरा खेत। तो सबसे पहले उमा शंकर जोशी जी की जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ और इनकी मृत्यु 1988 में हुई। ये आज़ादी के लिए अपना काफ़ी योगदान दिया इन्होंने और आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये जेल भी गए। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। एकांकी, विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत बरसा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। इसके बाद कहानियाँ लिखा इन्होंने, सापना भारा, शहीद। इसके बाद उपन्यास है श्रावणी मेणो विसामो। निबंध है पार कांजण्या। और इन्होंने 1947 में संस्कृति पत्रिका का संपादन भी किया। बगलों के पंख और छोटा मेरा खेत। एक कवि जब अपनी कविताएं लिखता है तो पहले सोचता है अपनी लेख या कविताएं किस विषय पर लिखूं। तो किस विषय पर लिखना, खेत में बीज बोना, ये दोनों एक बात हुआ। जिस तरह के खेत में बीज बोया जाता है, फिर बीज गलकर उसमें से पत्ते निकलने शुरू होते, अंकुर फूटता है, पौधा बड़ा होता है, इसके बाद उसमें फूल फल आते हैं और उसमें कोई खट्टा कोई मीठा, अलग अलग फल अलग अलग टेस्ट के होते हैं, रस होती हैं और लोग आनंद से उसे खाते हैं। इसी तरह कल्पना, सोच, कवि की सोच होती है कि मैं क्या लिखूं, अपने किन किन शब्दों का इसमें प्रयोग करूं, कितने सुंदर ढंग से अपनी कविताओं को मैं प्रस्तुत करूं। तो ये कल्पना बीज है और सोच है रसायन। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये चौकोना ये खेत है और ये खेत की मेड़ है। छोटा मेरा खेत, ये पूरा एक कागज का पन्ना। एक कृषक के लिए खेत चौकोन होता है और एक कवि या लेखक के लिए एक कागज का जो पन्ना होता है चौकोर, ये एक खेत के बराबर होता है। अब छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, इस कवि का खेत एक कागज का एक चौकोर पन्ना ही है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। हम सोचते हैं, कई सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, तो कवि के दिमाग में भी किसी क्षण कोई बात आई तो इसे की कहा है कि कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। अब उन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कल्पना के रसायनों को पी। अब इनकी कल्पनाएं जो थी, इनकी जो सोच थी, ये रसायन का काम की, केमिकल का काम की। बीज गल गया निःशेष, बीज जो उनके दिमाग में उस क्षण आया था कि मैं किस विषय पे लिखना शुरू करूं, तो ये बीज गल के अब शब्द के अंकुर फूटे, अंकुर शब्दों के रूप में फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस तरह अंकुर फूट के बड़ा होता है, उसके बाद उसमें शाखाओं पे फिर पुष्प, इसी तरह फिर इनकी कविताएं आगे बढ़ने लगी। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। झूमने लगे फल, अब क्या हुआ, इनकी कविताएं लिखी गई। रस अलौकिक, इन कविताओं में अलग अलग रस, 9 रस जैसे हम पढ़ते हैं, और खाने के फल जो होते हैं वो भी अलग अलग स्वाद और अलग अलग रस होते हैं उसमें। अमृत धाराएं फूटती, रस की, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। किसान के खेत में फसल होती है, कट जाता है, फिर फसल होती है, फिर कटता है। अब क्षण की मतलब एक एक पल,
रोपाई कहा गया है। रोपना, एक खेत से निकाल के छोटे छोटे पौधों को दूसरे खेत में लगाना, इसे रोपाई कहा जाता है। तो बहुत सारे शब्दों के साथ एक एक जो पंक्तियाँ कविताओं की होती गई, ये हुई रोपाई। अलौकिक रस की अमृत धाराएं फूटी। अमृत इसलिए कहा गया है कि कभी ना मरने वाली। ये कविताएं, कवि या लेखक तो चले जाते हैं, लेकिन युगों युगों तक इन कविताओं को पढ़ा जाता है, लोग पढ़ के आनंद लेते हैं, इसलिए इसे अमृत धारा कहा गया है इन कविताओं को। कटाई अनंतता की, इसे तो पढ़ते ही रहते हैं, जिसे कटाई कहा गया है। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, इसको कितना भी पढ़ो, पढ़ने के बाद कविताएं कभी कम नहीं होंगी। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। रस का अक्षय पात्र इन कविताओं को कहा गया है। अलग रस होते हैं, हर कविता में अलग अलग रस होते हैं, जिसे अक्षय पात्र कहा गया है। और छोटा मेरा खेत चौकोना, ये कवि का छोटा सा खेत चौकोना। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम बगुलों के पंख भी पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बगुलों के पंख। आसमान में कतारबद्ध बगुले उड़ रहे हैं और ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। अक्सर जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ लौट चलते हैं, या प्रवासी पक्षी भी दूर उड़ान के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये कतारबद्ध बगुले हैं जो इन्हीं जो छाया चित्र है अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। बगुलों के पंख नभ में पाती बांधे, बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बांधे बगुलों की पाँखें। पंख फैलाए बगुले आकाश में जा रहे हैं, चुराए लिए जाते हुए मेरी आँखें। ये दृश्य देख के मानो ये दृश्य रुक सा जाए, हमें इस तरह का अनुभव होता है। कवि को भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि वे मेरी आँखें चुराए लिए जा रहे हैं। शाम होने वाली है, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। आकाश में कजरारे बादल, काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, जब सूर्य डूबने वाला होता, अस्त होने वाला होता है तो उसका जो किरणें होती हैं सतेज तेज हो जाती हैं। तो तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। श्वेत काया उन पक्षियों की, श्वेत होते हैं ना, बगुले सफ़ेद रंग के होते हैं। तो सूर्य जब अस्त हो रहा है उसकी किरणों एक तरफ से डूब रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं आकाश में, और ये सफ़ेद जो कतारबद्ध काया है उनकी परछाई हैं आसमान में, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। धीरे धीरे मुझे माया से मोह हो गया, इस श्वेत काया से, इस दृश्य से मुझे बहुत ही लगाव हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कि हौले हौले मुझे बांधे निज माया से, मैं बंध गया हूँ यह दृश्य से, ऐसा लग रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो, बगुलों से कोई कह दो कि रुक जाएं और यह दृश्य मैं देखता ही रहूं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में बांधी पाती बांधे बगुलों की पाँखें। बगुलों के पंख फैले हुए हैं और यह दृश्य जो कतारबद्ध चल रहे हैं, लग रहा है कि यह दृश्य मैं देखता ही रहूं, इसलिए कह रहे हैं कि वह मेरी आँखें चुराए लिए जा रहे हैं। तो कविताओं के माध्यम से यह चित्रण किया गया है इस दृश्य का। तो बच्चों, मेरा इस ब्लॉग को जो बनाना मेरा उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाना, आप लोगों को मैं आसानी से, आसान तरीके से, कम शब्दों में और कम समय में समझा सकूं पाठ का भावार्थ। तो मेरा यही उद्देश्य है।